साथी नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, 5 जून 2018 की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसकी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि उसमें क्या क्या सुविधाएं आपको हैं। उसी के तारतम्य में मैं आज फिर से अगला पॉइंट लेके आया हूँ, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, उससे पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि जैसा कि आपको पता है कि वित्त मंत्रालय के नाम पे एनआरएचएम के अधिकारी और एनआरएचएम में जो संविदा नेता हैं वो भ्रम फैलाते रहते हैं कि वित्त मंत्रालय में प्रचलन में है फाइल। उसका खुलासा तो हो चुका है कि वित्त मंत्रालय में कोई फाइल नहीं है। हम साथियों एक चीज और वित्त मंत्रालय से निकालना चाह रहे हैं, इसलिए मैं एक आरटीआई और वहां भेज रहे हैं कि वास्तव में 5 जून 2018 की नीति को लागू करने में वित्त मंत्रालय से क्या परमिशन लेनी पड़ती है, या सामान्य प्रशासन ने जो आदेश दिया है हर विभाग को 5 जून 2018 की नीति को, उसको मतलब लागू करके वित्त मंत्रालय को भेजना पड़ता है। साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, इसलिए कि हर डिपार्टमेंट को, हर विभाग को वित्त मंत्रालय ने बड़े आसानी से आदेश दे दिया। क्या एनआरएचएम ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा विभाग है जहां पे इतनी बड़ी समस्याएं आ रही हैं कि वित्त मंत्रालय उनको आदेश नहीं दे पा रहा है कि आप 5 जून 2018 की नीति लागू करो? इसीलिए मैं सोचा इस बारे में कि नहीं, इसकी जानकारी हमें लेना चाहिए कि शासन से जो आदेश आते हैं उसको पालन करके वित्त मंत्रालय को सूचित किया जाता है कि हमारे यहाँ इतने विभाग, इतने पद हैं संविदा के, हम उन पे ये 5 जून 2018 की नीति लागू कर दिए हैं, इसका बजट इतना आएगा और ये जानकारी हम आपको भेज रहे हैं ताकि वो पैसा वहां से आना चालू हो जाए। लेकिन मुझे कुछ कहीं ना कहीं तो दुविधा लग रही है, कहीं ना कहीं शंका तो है कि ये जो एनआरएचएम के अधिकारी बताते हैं कि पहले वहां पे हम फाइल भेजेंगे, फिर वित्त मंत्रालय पास करेगा, उसके बाद यहाँ लागू होगा, तो क्या अन्य विभागों में भी ऐसा ही हुआ है? इसी की जानकारी के लिए साथियों मैं फिर से वित्त विभाग में एक आरटीआई डाल रहा हूं और अन्य विभागों में जो आदेश वित्त मंत्रालय के द्वारा दिए गए हैं उन सभी आदेशों को निकलवाने की कोशिश करूंगा। साथियों, इसी तारतम्य में मैं लगा हूं कि जो 5 जून 2018 की नीति है, आप लोगों को कितनी जल्दी से जल्दी इस नीति का लाभ हो। लेकिन हम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी विभागों पर जो नीतियां ये लागू की गई हैं, संविदा कर्मचारियों के लिए 90% की नीतियां लागू की गई हैं, उसको निकलवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन सारे रिकॉर्डों के साथ यदि किसी भी प्रकार का एनआरएचएम के संविदा कर्मचारियों के साथ छल कपट कर रहा है, तो उस छल कपट को खत्म करने के लिए हमें सारे विभागों के आदेशों को निकालना पड़ेगा कि वित्त मंत्रालय ने उनको पहले आदेश दिया है, उनका प्रस्ताव आया था या नहीं आया था, या सीधे उनने लागू करके प्रस्ताव भेज दिया कि भाई हमारे यहाँ इतने संविदा कर्मचारी हैं, इनको हम 90% देना प्रारंभ कर दिए हैं, इसलिए वहां वित्त मंत्रालय से वित्त का बजट बढ़ा दिया जाए। या फिर ऐसा है कि पहले हम उनसे इजाजत लेंगे कि हमारे यहाँ इतने कर्मचारी हैं, उनको हम 90% दें या ना दें, वित्त मंत्रालय फिर उस पर स्वीकृति देगा अपना, या उसको प्रस्ताव को अस्वीकार करेगा, या स्वीकार करेगा तो उसके अधिकार क्या है स्वीकार और अस्वीकार करने के वित्त मंत्रालय के। ये सारी जानकारियां हम निकाल लें ताकि आप लोगों के साथ कोई भी अन्याय या कोई भी अधिकारी ये ना कह पाए कि नहीं, आप लोगों पे तो ये लागू ही नहीं होता है, या इसके लागू होने की प्रक्रिया अभी चल रही है। साथियों, हम इस बात को यहीं पे समाप्त करते हैं और ये आरटीआई हम बहुत जल्द 1 या 2 दिन के अंदर अभी भेजे दे रहे हैं। उसका भी खुलासा 30 दिन के अंदर हो जाएगा। सारी जानकारी 30 दिन के अंदर हमें उपलब्ध हो जाएगी, तो उसको हम अपडेट आपको देंगे। फिलहाल हम जो 5 जून 2018 की नीति पे, उनके खंडों पे, उनके लाभों पे विचार कर रहे हैं, हम उस पे आते हैं। हमने आपको एक खंड बताया था, दूसरा खंड इसमें दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देखिए। इसमें लिखा है कि कोई भी विभाग आउटसोर्स के माध्यम से यदि आवश्यकता हो तो सेवाएं ले सकता है। लेकिन ये आउटसोर्स की जो सेवाएं होती हैं साथियों, ये परमानेंट नहीं होती हैं, लंबे समय की नहीं होती हैं।
ये कुछ समय के लिए ली जाती हैं, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन राज्य में देखा गया है कि बहुत सारे पदों को आउटसोर्स करके बस उनकी सेवाएं लेते चले जा रहे हैं सालों साल, जो कि नियम विरुद्ध है। आउटसोर्स का मतलब है साल 2 साल की सेवाएं ले सकते हैं, 6 महीने की सेवाएं ले सकते हैं, जहां कहीं जरूरत हो। कभी कभी काम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो कर्मचारी रेगुलर होते हैं, संविदा पे परमानेंट रहते हैं, तो वो काम नहीं कर पाते और काम की अधिकता के कारण जो वर्कलोड आता है उसको खत्म करने के लिए आउटसोर्स की सेवाएं ली जाती हैं। जबकि यहाँ एनआरएचएम में कुछ और ही चल रहा है। साथियों, ये अगला आपका पॉइंट था। इसके आगे हम पॉइंट में चलते हैं। इसके आगे का पॉइंट जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इसको फिर से स्क्रीन पे आप आइए और स्क्रीन पर आप देखिए। साथियों, इसमें जो लिखा है, संविदा कर्मचारी जो विभिन्न विभागों में पदस्थ हैं, तो उनका वेतन का निर्धारण यदि उनको 5 जून 2018 की नीति के तहत उनको लाना है, तो उनको किस तरह से श्रेणियों का निर्धारण किया जाएगा, किस तरह से उनको वेतनमान दिया जाएगा। क्योंकि पद तो हैं, जो पद हैं उनका तो निर्धारण पहले से है। जैसे आपका मेडिकल स्टाफ जितना भी हो गया, फार्मासिस्ट हो, एनएम हो, स्टाफ नर्स हो, डॉक्टर्स हो, इनके तो संवर्ग पहले से बने हुए हैं, लेखापाल हो। लेकिन कुछ पद यहाँ ऐसे जनरेट किए गए हैं जिनका सेटअप शासन के पास नहीं है, शासन के सेटअप के बाहर है। तो उनके पदों का निर्धारण, उनके वेतनमान का निर्धारण कैसे किया जाएगा, वही चीज आपके इस अगले खंड में बताया गया है, अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि ये संविदा को, जो भी संविदा पर पदस्थ है व्यक्ति, कर्मचारी, उनको 4 खंडों में विभाजित किया जाएगा। वो 4 खंड कौन कौन से हैं? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी। लेकिन जिनके, अभी हमने बताया कि जिनके पद पहले से सेटअप में है शासन के, वहां तो बंटवारा करने की कोई कठिनाई नहीं है, श्रेणियों का वर्गीकरण करने की कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन जो पद सेटअप में नहीं है, वहां पे कठिनाई आ रही है शासन को। ये पूरी तरह अपने को पता है, आपको भी पता है। तो इनका निर्धारण कैसे होगा? यदि इनका वेतनमान जो भी है, तो वेतनमान के आधार पे यदि कहीं कठिनाई आती है, सेटअप में पद नहीं है, तो उन पदों का वेतन निर्धारण उनके वेतनमान के आधार पे उनको वर्गीकृत किया जाएगा, ताकि उनका श्रेणी डिसाइड की जा सके, उनकी श्रेणी निश्चित की जा सके। वेतनमान की जो बात आती है, तो यहाँ पे वही आती है कि 5,000 से 10,000 या 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000 या 20,000 से 25,000, ऐसे वेतन निर्धारण के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाएगा कि इनका वेतनमान क्या है। ये प्रथम श्रेणी में आएंगे। साथियों, मैं ये वेतन निर्धारण की बात और वर्गीकरण पद की निर्धारण की बात मैं उनकी कर रहा हूं जो कि शासन के सेटअप में नहीं है पद। जो ऑलरेडी शासन के सेटअप में पद है, वो उसी पे, उसके वेतनमान पे आ जाएंगे। साथियों, इसमें अब एक खंड आगे भी हम आपको बता दें, इसमें आपको आरक्षण की सुविधा दी गई है। आरक्षण कैसी सुविधा है? ये आरक्षण की सुविधा इसमें यह है कि आप यदि संविदा कर्मचारी हैं, तो आप 5 साल की सेवाएं दे चुके हैं। यहां पर हाँ, एक चीज जरूर हम उल्लेख करेंगे कि ये 5 साल की सेवाएं जो हैं, कहीं कहीं कुछ विभाग उनको सेवाएं समाप्त करके पुनः पदस्थापना दिए हैं, पुनर्नियोजन किए हैं, साथ में या तो उसी पद पे दिए हैं या तो दूसरे पद पे दिए हैं। तो जो बीच का समय आपका संविदा सेवा समाप्ति और पुनर्नियुक्ति के बीच का समय है, वो आपको घटा दिया जाएगा, वो माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद 5 साल की सेवाएं जोड़ी जाएंगी, भले ही आप कई खंडों में सेवाएं दिए हो। तो वहां पे आरक्षण की सुविधा आपको क्या मिलेगी कि आप किसी भी नियमित पद का जब एडवर्टाइजमेंट सरकार करती है भर्ती के लिए, तो वहां पर आपको 20%
सारी सीटों में 20% सीटें संविदा कर्मचारियों की होंगी, जिनकी सेवाएं 5 साल टोटल मिला के, जो खंड खंड में भी नौकरी किए हैं बीच बीच में छोड़ छोड़ के, उनको भी पूरा 5 साल मिला के जो सेवाएं बीच की हैं उनको काटा जाएगा, वो गिनी नहीं जाएगी सेवाओं में। तो खंड खंड करके जिनकी सेवाएं 5 साल पूरी हो चुकी हैं वो इसके पात्र होंगे। बाकी योग्यताएं यथावत रहेंगी जो कि एडवर्टाइज में आएंगी, योग्यता से संबंधित। यहाँ पे आयु का भी आपको लाभ मिलेगा। इसमें अधिकतम आयु 55 साल की गई है, जबकि सरकार की नीति में आरक्षित व्यक्तियों के लिए और वहां पर अधिकतम आयु सिर्फ 45 साल है। तो यहाँ 10 साल यदि आप संविदा सेवक रहे हैं और 5 साल की सेवाएं पूरी कर लिए हैं तो आपको 10 साल का एक्स्ट्रा आयु का बेनिफिट मिलेगा। बाकी सारी जो योग्यताएं हैं, आयु का निर्धारण है, सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा एडवर्टाइजमेंट में रहेगा। साथियों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज बस इतना ही। साथियों, नमस्कार।